देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजों की बेंच है वो और कोलकाता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कर्नन, उनके बीच एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गई है। पहले चीफ जस्टिस कर्नन ने फैसला सज़ा सुनाया, फिर जस्टिस कर्नन को सज़ा सुना गया। जस्टिस कर्नन के मामले में एक और बड़ा पक्ष है, बड़ा जो पहलू है कि वो दलित समाज से आते हैं और इसमें पूरे देश में एक परसेप्शन बन रहा है। इस तरह की जस्टिस कर्नन ने खुद बातें कही है कि मैं कुछ इस तरह के मैं भ्रष्टाचार के कुछ मामले उठाना चाहता था और उस बात को सुना नहीं गया, उल्टे मुझे पागल घोषित करने की कोशिश की गई, मुझे प्रताड़ित किया गया और उन्होंने SC/ST एक्ट में जजों को सज़ा सुनाई थी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और संविधान के बड़े जानकार वकील नितिन मेश्राम हैं। मैं इस पूरे मामले पर उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि इसका कानूनी पक्ष क्या है और क्या सामाजिक पक्ष भी है कोई, लेकिन उससे ज़्यादा अहम है कि इसका लीगल तरीके से क्या सॉल्यूशन होता दिख रहा है। सर, जिस तरह से जस्टिस कर्नन ने एक बंद लिफाफे में PMO को चिट्ठी भेजी, उन्होंने कुछ शिकायत की, लेकिन उस शिकायत पर सुनवाई न होकर जस्टिस कर्नन पर ही सुनवाई होने लगी, तो क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है या कहीं ना कहीं लगता है कि एक दलित जज अभी भी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है? देखिए, जैसे जस्टिस कर्नन साहब ने कंप्लेंट की, बेसिकली कंप्लेंट की है जजेस की, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नाम लिया है और बाकी जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस का नाम लिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये संदेह के दायरे में है। मुझे लगता है उसकी जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि कंप्लेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को किया गया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। सभी आदमियों को, देश के नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को कंप्लेंट करने का अधिकार है और जस्टिस कर्नन तो इनसाइडर है, तो इनसाइडर आदमी को ज़्यादा अधिकार बनता है कि वो अपनी सिस्टम को क्लींस करे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर को ये पावर है, बीइंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है भारत में, उसमें सेक्शन 3 के तहत वो अपना एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करे और इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर अमल करे। जब चूँकि कर्नन साहब ने इस तरह का कंप्लेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को किया था, इसीलिए उनके खिलाफ मुझे नहीं लगता है कि कोई कंटेम्प्ट एक्शन बन सकता है। सेकेंडली, कोई किसी को सिर्फ ये करप्ट होने की संभावना है या ये करप्ट है ऐसा कहने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। सेकेंडली, कि जस्टिस कर्नन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ही वॉज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे जस्टिस कर्नन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। 2-3 रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ये रीज़न है कि उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। दूसरी कि उनका रिमूवल प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट चलाता है। तीसरा, हाई कोर्ट को अपने खुद के भी पावर होते हैं, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खुद का उनका पावर होता है, इक्विवेलेंट पावर है। वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो भी, उसको भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है। तो ऐसे सिचुएशन में जिसको सिर्फ पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है, प्रेसिडेंट भी रिमूव नहीं कर सकता है अनलेस इट इज़ सपोर्टेड बाय द मोशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का जो संज्ञान लेना है सुमोटो कंटेम्प्ट पिटीशन इज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर बात करेंगे। ये एक ऐसा शब्द है जिससे सब लोग डरते हैं। थोड़ा सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताइए कि क्या किसी सज़ा के बारे में, सज़ा के गुण-दोष पर बात करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? किसी जज पर पर्टिकुलर टिप्पणी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो डर है वो है, दरअसल है क्या? पहले मैं सोचता हूँ कि इस सवाल से हम लोग निपट लें, उसके बाद मैं अगले सवाल पर जाऊँगा। जैसे आर्टिकल 19 है, उसमें फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन जो है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक एक्सेप्शन दिया गया है। ये कहा है कि आपका फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन स्पीच जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में रहेगा। यदि आप कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे तो कंटेम्प्ट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कंटेम्प्ट का पावर माना है, बट कंटेम्प्ट का पावर मैं आपको कह रहा हूँ कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में सबसे गलत पावर है। आप
कंटेम्प्ट का पावर होने की वजह से पब्लिक को अकाउंटेबल नहीं होते हैं। जैसे पार्लियामेंट अकाउंटेबल है, पार्लियामेंट के लीडर्स क्रिटिसिज्म के दायरे में है पब्लिक के, वैसे जजेस क्रिटिसिज्म के दायरे में नहीं है। तो किसी फैसला आया कोई और उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी करूं, मुझे लग रहा है कि ये फैसला ठीक नहीं है, या पर्टिकुलर जज पर टीका टिप्पणी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, या फैसले के गुण दोष पर चर्चा करना? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द जजमेंट, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। बट आप कोर्ट के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करते हैं जो आपके एनालिसिस के बाहर की है, तो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। बट किसी जजमेंट को ये संविधान के विरोध है ऐसा कहने से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, क्योंकि हर नागरिक को देश का संविधान का प्रोटेक्शन करना हर नागरिक का कार्य है। ये कोई अकेले सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का अपना खुद का ये कार्य नहीं है, ये तो पार्लियामेंट का कार्य है। तो हर आदमी को ये अधिकार है, और कोई भी ये कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है, ये उसका अपना निजी राय है। अच्छा, जस्टिस कर्नन के मामले में जो हुआ, उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री ऑफिस को, पीएमओ को, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस पर संज्ञान लिया, तो क्या लगता है कि उसके बाद उनकी पेशी हुई? ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ था, और क्या जस्टिस कर्नन को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया था? और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मुझे मेरा इंसल्ट किया गया, जातिगत होने की वजह से इंसल्ट किया, उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत सजा सुनाई, उससे आप किस पूरा मामला क्या हुआ था? क्योंकि आप इस पूरे मामले को करीब से देख रहे हैं। अपॉइंट हुए हैं सारे, मतलब मीडिया हाउसेस सभी लिख रहे हैं कि जस्टिस कर्नन जब से अपॉइंट किए गए हैं तब से कंट्रोवर्सी के घेरे में है। मैं जस्टिस कर्नन से मिल चुका हूँ, मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा है, और उनका अपना ये निजी कहना है कि दलित जज होने की वजह से उनको प्रॉपर असाइनमेंट कोर्ट में नहीं मिलता है। दलित जज होने की वजह से सब्जेक्ट मैटर असाइनमेंट जो जजेस चीफ जस्टिस डिसाइड करता है वो बहुत ही एक अनइम्पॉर्टेंट टाइप की असाइनमेंट होती है, ऐसा उनका कहना है, और स्पेशली इनके लिए बनाई गई है, ऐसा भी उनका कहना है, ताकि इनको परेशान किया जाए, तकलीफ दिया जा सके। कोलकाता हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला है। मद्रास हाई कोर्ट में जब उनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट मद्रास हाई कोर्ट में हुआ है, फिर उनका दूसरा ये कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है उसमें हमारे जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से उनका कहना है कि इसमें बहुत ज़्यादा जातिवाद हो रहा है। और मैं इस उनका तो हुआ था ना कॉलेजियम सिस्टम से ही वो चीफ जस्टिस बने हाई कोर्ट के। हाँ, आप देखेंगे कि पूरे भारत में 800 साढ़े 800 हाई कोर्ट जजेस हैं, और मुझे लगता है कि जितने हाई कोर्ट भारत में हैं उतने दलितों के जजेस भी नहीं हैं। 19 हाई कोर्ट भारत में आसपास है, तो 19 मुझे नहीं लगता कि दलितों के जजेस भारत में हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, 850 से ऊपर ज़्यादा की संख्या में हाई कोर्ट के जजेस हैं। बट आप दूसरा फैक्टर देखेंगे तो अपर कास्ट, हिंदू धर्म के जो अपर कास्ट है, सवर्ण समाज जिसको, हाँ, जो सोकॉल्ड क्योंकि वी है, हाँ, सोकॉल्ड अपर कास्ट है, उनका पॉपुलेशन जुडिशियरी में ऑलमोस्ट 70% है। मतलब हाँ, मैं 3 साल पहले रिसर्च किया था इसके ऊपर, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में आउट ऑफ 75, 54 एक ही कम्युनिटी के ब्राह्मण थे, आउट ऑफ 75। और कास्टिज्म तो बड़ा मुद्दा है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे तो उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए थे। जस्टिस कर्नन के मामले में एक बात बताइए कि उन्होंने जो जज को पनिश किया, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को उन्होंने सजा दी, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता था? आप एक संविधान के जानकार भी हैं, और क्या वो फैसला उनका सही था? और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को लिखित में नहीं, अभी तक कहीं लिखा नहीं गया है वो फैसला, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ, तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है या नहीं है इनका फैसला, इस पर मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा, क्योंकि जस्टिस कर्नन ने अभी क्या किया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, क्योंकि उन्होंने भी सज़ा सुनाई ना 5 जजों को, तो वो क्या उनके राइट्स थे, या जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके राइट्स हैं, वो सज़ा सुना सकते हैं? नहीं, वो हाई कोर्ट के जज थे और उन्होंने सू मोटो ये कॉग्निजेंस लिया।
सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उनके पावर्स के ऊपर रोक लगा दी थी। तो वो इशू अभी मेरे सामने नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर पास करके ये कहा था कि आपके पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल पावर्स हम रोक देते हैं। उन्होंने जो किया, ये राइट्स है सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास, ये राइट्स गलत नहीं है उनके पास। उन्होंने ये कहा है कि हम रोक देते हैं। इसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ। राइट्स है नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास ये नहीं राइट है, क्योंकि वो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है। ये उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, रिमूवल अथॉरिटी नहीं है, और इसलिए ये ऐसा नहीं कर सकते। उसका नुकसान क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट नुकसान ये हो रहा है कि हाई कोर्ट के जजेस को जो प्रोसीजरल प्रोटेक्शन ऑफ दी पोजीशन है वो छीन लिया जा रहा है। प्रोसीजरल प्रोटेक्शन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन पास ओनली दी इम्पीचमेंट मोशन। अभी इतनी बड़ी मेजॉरिटी इज नियरली इम्पॉसिबल जॉब, तभी आप उनको निकाल सकते हैं। अभी आप जजेस के पास यदि वो पावर चला जाता है तो एज गुड एज इम्पीचमेंट हो जाएगा, एज गुड एज रिमूवल हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जजेस के कंडक्ट के ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट डिस्कस कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट डिस्कस नहीं कर सकता। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये बिल्कुल ही पावर नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी जो है, दैट इंक्लूड्स हाई कोर्ट्स आल्सो, वो छीन लिया जा रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी कैसे छीन रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हाई कोर्ट के जजेस को ये पता चलेगा कि अरे हम तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से वो डिफरेंट व्यू ना ले पाए। जब उनको ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पर इंक्यूरियम है एंड दे कैन डिस्टिंग्विश इट, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हम निकाल दिए जाएंगे। कोई जजेस ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत ही न्यायपूर्ण केस उनके पास आए, बट सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स की वजह से उसको साथ में न्याय ना कर सकें, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी जो है इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हो सकता है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द जजेस सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से बनते हैं, लगभग सभी, एक दो छोड़ दिए तो। चीफ जस्टिस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जज आया है जो हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ है, वो डर जाएगा। हाँ, हाई कोर्ट में रहने के दौरान दोनों के बीच अगर मनमुटाव हो और वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, वो डर जाएगा। वो कहेगा कि अभी तो मेरा तो पावर प्रोसीजर ख़त्म हो गया, क्योंकि वो मुझे रोकेगा। तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यदि आप किसी जज को मतलब कंटेम्प्ट से जेल भेज रहे 6 महीने के लिए, उसका रिटायरमेंट 10 साल बाद होने वाला है, तो क्या जेल से छुट के आने के बाद फिर भी वो जज रहेगा कि वो जज नहीं रहेगा? और यदि जज नहीं रहेगा तो इनडायरेक्टली निकाल दिया जाएगा। तो उसको आपको निकालने का पावर किसने दिया? ये जो 7 जजों की बेंच बनी थी जिन्होंने फैसला सुनाया है, जिस तरह की जानकारी आ रही है, मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, मैं इसीलिए आपके पास भी आया हूँ कि ये एकदम पूरा फैक्ट जाए लोगों के पास। क्या ये सही है कि अभी जो फैसला दिया, फैसला जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो वो कितने घंटे के अंदर वो फैसला लिख दिया जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है? जस्टिस कर्नन के मामले में जानकारी मिल रही है, मुझे जो जानकारी मिली कि वो फैसला अभी तक लिखा नहीं गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, वो जेल नहीं भेजे गए हैं, और उस पर फिर से रीपिटिशन भी डाला गया है, उस पर फिर से पुनर्विचार की याचिका दायर की गई। पूरा क्या है मामला, किस तरह के फैक्ट्स हैं, आपकी क्या जानकारी है? जैसे इन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है और उसमें उन्होंने कहा कि हम 7 जजेस का बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं चीफ जस्टिस के ऊपर। मेरा उसके ऊपर एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया मेरा ऑब्जेक्शन है। मेरा ये कहना यह है कि चीफ जस्टिस को अनब्राइडल्ड पावर नहीं है। चीफ जस्टिस इज ए मास्टर ऑफ द कोर्ट, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, बट देयर इज़ अ procedure. What procedure says that the matter should be heard by 2 division bench of 2 judges, मतलब 2 जजेस के बेंच ने वो मैटर सुनना चाहिए। फिर दूसरा ये सवाल आता है कि 2 जजेस के बेंच जब ये डिसाइड करता है या 3 जजेस का बेंच जब ये डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल खड़ा हो गया, तो चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस के सामने रखा जाए। यदि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं तो चीफ जस्टिस उसको 7 जजेस के सामने डायरेक्टली रखता है, या फिर 5 जजेस के जजेस डिसाइड करते हैं कि ये 7 जजेस के पास जाना चाहिए या
9 जजेस के पास जाना चाहिए, 11 जजेस के पास जाना चाहिए। चीफ जस्टिस को इतना अनब्राइडल्ड पावर नहीं है। यदि आप एक आदमी को इतना बड़ा पावर दे देंगे तो आपके सर के ऊपर बैठ जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जे मेडिसन जो था उसको मतलब बहुत बड़ा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट माना जाता है। उसने ये कहा था कि किसी भी एक इंसान के पास आप जुडिशियल, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर दे देंगे तो वो टायरनी कर देगा, वो लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर देगा, और इस तरह का ये हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको कंटेम्प्ट में उनको सज़ा सुना दिया। अब हो क्या गया है कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से ये कह रहे हैं कि हम खुद अपॉइंट कर रहे हैं। अपॉइंटिंग मतलब एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास चला गया। अभी ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की वजह से कह रहे हैं कि हम खुद रिमूव कर सकते हैं, तो वो भी एग्जीक्यूटिव पावर चला गया। और फिर कंटेम्प्ट में डिसीजन देने का पावर वो जुडिशियल इनके पास आ गया है। तो ये और लेजिस्लेटिव पावर, इंटरप्रिटेशन से ये लेजिस्लेटिव पावर अपने पास छीन ले जा रहे हैं। तो यदि आप लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर सिर्फ एक ही ऑर्गन के पास दे देंगे तो भारत के डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा डेंजर है ये। भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट के पास राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि वो किसी मीडिया मतलब खबरों की रिपोर्टिंग बंद करवा दें सर्टेन टाइम के लिए कि हमने ये फैसला सुना है लेकिन इसकी जो विक्टिम है उसका हम पक्ष उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी? मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के इंटरप्रिटेशन का विरोध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, अब यूएस जाइए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने लोग धरना आंदोलन करते हैं। जब पिछले 2 साल पहले सिविल राइट्स वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ यूएस, अमेरिका का वोटिंग राइट्स एक्ट के ऊपर जजमेंट सुनाया गया और वोटिंग राइट्स के सर्टन प्रोविजंस को उन्होंने एनल कर दिया। तो उस समय माइकल मूरे, वो फ़ारेनहीट दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रॉसिंग मूवी है, उसने बताया था सबसे हाईएस्ट पैसा कमाया है वर्ल्ड में उसने, फ़ारेनहीट नाम का, फ़ारेनहीट 2611। माइकल मूरे उसने ये ट्वीट किया था कि स्कालिया नाम का जो जज था वहाँ, उसको कू क्लक्स क्लैन का कपड़े पहनवा दो, वो इतना जातिवादी या रेसियल है, तब भी उसका कुछ नहीं हो पाया। और मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट भी लोगों के क्रिटिसिज्म के दायरे में रहना चाहिए। रीज़न मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है। पीपल का क्रिटिसिज्म का अधिकार रहेगा तो कोई भी इंस्टीट्यूशन चेक में रहेगी। अभी ये अनब्राइडल्ड अनचेक है, इनके पास किसी भी तरह का पावर है जिसको आप चेक नहीं कर सकते, जिसको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, तो ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। इसलिए मुझे ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट यदि किसी को कहे कि आप ये मत करो तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना चाहिए। यदि आपका पावर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है तो आपने ये नहीं करना चाहिए। और सिर्फ किसी का रिपोर्टिंग करने की वजह से यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मतलब आप पहले ही डिसाइड कर लो कि ये रिपोर्टिंग करेंगे और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? नो पावर कैन बी टेकन अवे, आई टेल यू, एंड दैट इज़ द गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। मतलब कल जाके आप यहाँ से निकलेंगे और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ? या फिर मैं कल बॉम्बे जा रहा हूँ और फिर मेरा फ्लाइट गिर जाएगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? और इसलिए तुम मत जाओ। करना है लोगों ने, और लोगों ने ये कहना है कि भाई देखो, आप सुप्रीम कोर्ट है, यू आर नॉट ए सॉवरेन पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सॉवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस दिस पावर, पीपल हैव इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव गिवन अस दिस पावर, so we will exercise that power, and Supreme Court is no one to take away that power. Supreme Court को वैसे भी पावर छीनने का अधिकार नहीं है, देने का अधिकार हो सकता है, छीनने का अधिकार नहीं है, और कोर्ट ने लोगों के पावर नहीं छीनने चाहिए। इस पूरे इसको संवैधानिक संकट कहा जा रहा है। जस्टिस कर्नन ने सज़ा सुनाया, फिर जस्टिस कर्नन को सज़ा सुनाया गया, वो रिटायर भी होने वाले हैं, और इसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट ना आ पाएँ, इस तरह की बातें हुई। क्या लग रहा है कि लीगल तरीके से इस पूरे मामले को कहाँ जाके एक मामला ख़त्म होता आपको दिख रहा है? अभी पार्लियामेंट यदि सेशन में होती तो मैटर यहाँ ख़त्म हो जाता। जस्टिस कर्नन को तब तक जेल नहीं भेजा जा सकता जब तक उसका इम्पीचमेंट सक्सेसफुली अप्रूव नहीं हो जाता है पार्लियामेंट से, और मुझे नहीं लगता है कि इम्पीचमेंट के लिए कोई मिसबिहेवियर जस्टिस कर्नन ने किया है।
अगर उनको अभी जेल भेज दिया गया तो ये संविधान का उल्लंघन होगा? ये बहुत बड़ा संविधान का उल्लंघन है और इसके खिलाफ लोगों ने अपने ओपिनियन रखने चाहिए। तो फिर जब संविधान का उल्लंघन है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजों की बेंच है जिन्होंने फैसला सुनाया है, उनको ये समझ नहीं था कि हम हाई कोर्ट के जज को जेल नहीं भेज सकते क्योंकि उसको हटा सकते हैं या सजा दे सकते हैं, वो इम्पीचमेंट के थ्रू ही दे सकते हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस इज़ नॉट फ्री फ्रॉम ऑल द सेंटिमेंट्स। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि चीफ जस्टिस इज़ नॉट अ मैन who is free from all the sentiments and all the feelings, you know, उसको भी हमारे तरह के ही सेंटीमेंट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहता हूँ कि जुडिशरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो ऑलरेडी पहले ही प्री डिसाइडेड होती है। मैं जस्टिस दिनकरन साहब के केस में वकील था और चीफ जस्टिस, प्रेजेंट चीफ जस्टिस हमारे साहब हैं, वो भी उस कमिटी, एक इंक्वायरी कमेटी, जजेस इंक्वायरी का एक्ट के तहत एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है। जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसके तहत कम से कम 2 मेंबर, क्योंकि 3 मेंबर का इंक्वायरी कमेटी होता है, तो कम से कम 2 मेंबर बैठे रहने चाहिए डायस पर, मतलब कोरम फॉर्म करने के लिए। तो जिस दिन हम पहले दिन गए कोर्ट में, मतलब कमेटी के सामने, तो एक ही मेंबर थे और प्रेजेंट चीफ जस्टिस हाजिर नहीं हो पाए थे क्योंकि वो कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे एंड वो अनदर इमिनेंट लॉयर थे, वो भी नहीं आए थे क्योंकि उनके ऊपर बायस होने का आरोप लगा दिया गया था। जो एक मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो जो हाजिर हो गए, तो उनको हमने ये कहा, क्योंकि मैं हाजिर था, मैं वकील पत्र फाइल किया था, तो उन्होंने ये कहा कि चलो आर्ग्यू कीजिए। तो हमने ये कहा कि जब आप अकेले हैं तो आर्ग्यू कैसे करेंगे क्योंकि कोरम नहीं है वहाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे 2 मेंबर्स जो हैं उनसे टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शंस है कोरम फॉर्म करने के लिए, एंड आई एम द आई विटनेस ऑफ दैट इंसिडेंट्स। उन्होंने ये कहा कि मुझे टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शंस है कोरम फॉर्म करने के लिए, जबकि एक्ट कहता है कि देयर शैल बी मिनिमम 2 मेंबर्स टू फॉर्म द कोरम। तो इस तरह का प्रेजुडाइज एटीट्यूड हमारे सिस्टम में है, इसको एनहिलेट करना, इमीडिएट एनहिलेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी केसेस होती है जिसको प्री डिसाइडेड होती है इंडिया में, एंड वो उसका मेजर ये एक रीज़न रहता है कि पनिश करना है। आई एम नॉट सेइंग कि प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स इस तरह की प्रेजुडाइज्ड है कि नहीं है, बट पूरा सर्कमस्टेंसेस आप देखने के बाद आपको ये फील होता है क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लायंस नहीं किया गया इस मैटर में। कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें कहा गया कि इंडियन पीपुल सेंटीमेंट है, ये लोगों की धारणा का ख्याल रखते हुए फैसले ये देना जरूरी है। क्या लग रहा है ये भी एक बहुलतावादी जो सोच है उसके पक्ष में कोर्ट फैसला सुना रहा है? इस तरह के लीगल आर्गुमेंट देना कितना सही है? मेरा ऐसा आरोप है कि आज के जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैं देश में, इंडिया में, दे आर हैंड इन ग्लो विद द अपर कास्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। कास्ट डाइवर्सिटी नहीं है वहाँ भी। देखिए, अभी आप देखिए कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 2012 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया, 2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया, मार्च 2013, और उसका कहना था कि यूके में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स में डाइवर्सिटी नहीं है। मतलब BMW कहते हैं वो लोग, ब्लैक्स, माइनॉरिटीज़ एंड वीमेंस का पॉपुलेशन बहुत कम है एंड वाइट मेल ही जजेस है यूके में, और जिसकी वजह से इनजस्टिस हो रहा है। तो बरोनेस न्यूबर्जर एंड बरोनेस जाई, इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को हेड किया। उन्होंने ये कहा कि बिकॉज ब्लैक्स, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेंस का निग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेंच होने की वजह से, जजेस कम होने की वजह से वहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वाइट मेल जजेस जो है एक डायरेक्शन में सोचते हैं और वहाँ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन नहीं होता है बेंचेस में, इसीलिए आप क्रक्स ऑफ द जस्टिस तक नहीं पहुँच सकते हैं। आप जस्टिस के मायने आपके एक साइडेड होते हैं, वन साइडेड होते हैं, प्रिजुडाइज होते हैं। अमेरिका में जो अभी आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि 8 मार्च 2015 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि वहाँ 52% वीमेन का पॉपुलेशन जजेस में हो गया है।
मतलब 2 इयर्स में उन्होंने अपॉइंट किया। साउथ अफ्रीका में जाइए, साउथ अफ्रीका में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए जब एप्लीकेशंस वहाँ होती है तो एप्लीकेशंस कम नंबर में, वीमेंस की एप्लीकेशन, ब्लैक्स लोगों की एप्लीकेशंस कम आने की वजह से उन्होंने अपॉइंटमेंट प्रोसेस ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं अपॉइंटमेंट किया प्रोसेस को चालू करके रखा जा सकता है क्योंकि इन लोगों की एप्लीकेशंस नहीं आई है। तो पूरी दुनिया ये कहती है कि डाइवर्सिटी जहाँ है वहाँ न्याय है। हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब ने एक मुस्लिम जज को अपॉइंट किया। फाइल पर उन्होंने, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से, फाइल पर उन्होंने ये नोटिंग किया कि बहुत ही हाईली प्लेस सोर्सेज से मुझे पता चला है कि ये कलीफुल्ला, जस्टिस कलीफुल्ला के बाद में कोई भी मुस्लिम जज न होने की वजह से भी हम इनको कंसिडर करें। दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। क्या ये फैक्टर दलितों के साथ लागू नहीं हो सकता है? SC/STs के साथ में लागू नहीं हो सकता? और सपोज़ मान लीजिए कि आपके कोर्ट में पिछले कई सालों से यदि SC/ST नहीं है तो क्या ये आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है जो ये कहता है कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए? जब आपका पूरा सिस्टम में ही एक भी आदमी नहीं है तो क्या यह नहीं माना जाएगा कि आप उनके लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? और जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये कह सकता है कि अच्छा वकील ज़रूरी नहीं है अच्छा जज बनने के लिए, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? और क्या इमिनेंट पर्सन भी आप नहीं ढूंढ सकते जिसको लॉ समझता है? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में किसी SC/ST को जज बना देते हैं और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परसेंटेज में उसको यदि पॉपुलेशन के कंपैरिजन, मतलब रेशियो में यदि आप उसको जज बना देते हैं तो ये श्योर है कि SC/ST के लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर चेक लगेगा। एंड आई टेल यू कि अपर कास्ट मेंटालिटी इन द जुडिशियरी डज नॉट वांट दैट चेंज। इनफैक्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि 1989 to 88 to 89 हमारे देश में 2 लॉ मिनिस्टर ऐसे थे जो एक शेड्यूल कास्ट के थे और दूसरे बैकवर्ड क्लास के थे। P. शिवशंकर एंड ये एक लॉ मिनिस्टर थे और एक उनका नाम मुझे याद नहीं आता है। उन्होंने जितनी अपॉइंटमेंट की सुप्रीम कोर्ट में उस समय, लगभग डजन्स अपॉइंटमेंट उन्होंने की और एक भी उसमें ब्राह्मण नहीं था। और उस समय SP गुप्ता नाम का जजमेंट चल रहा था जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि एग्जीक्यूटिव को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंट करने का पूरा पावर है। सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है चीफ जस्टिस का वो सिर्फ ओपिनियन है, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। उसके बाद एक अपर कास्ट चीफ जस्टिस देश में आए और उन्होंने उस जजमेंट को रिव्यू किया और वो जजमेंट ख़त्म करके दूसरा जजमेंट आया। उसमें कहा है कि सिर्फ कॉलेजियम को ये पावर है, मतलब दे हैव ए प्राइमेसी ऑफ ओपिनियन इन AOR केस के तहत। उसके बाद 7 अपॉइंटमेंट जजेस की हुई और 7 में से 6 ब्राह्मण थे। तो क्या आप इसको जस्टिस के तरफ कहेंगे? क्या आप इसको जातिवाद नहीं कहेंगे कि सिर्फ अपनी जाति के लोगों को आपने जजेस बनाने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ बदल दिया? ये एक सवाल है कि जो आप पूरे इंटरनेशनल लॉ को भी जानते हैं, क्या ये सच है कि अमेरिका में जब भी 3 जजों की बेंच होती है और जो नहीं होती वहाँ, या 2 जजों की बेंच होती है, 9 जजेस है, 9 दे सीट एट वंस नहीं, लेकिन जैसे कोई अश्वेत का मामला हो तो उस मामले में अश्वेत जज और अटॉर्नी जनरल का अश्वेत होना जरूर मैंडेटरी होता है। जैसे किसी महिला का मामला हो तो ज़्यादातर अटॉर्नी जनरल जो होती है वो महिला ही होती है। मैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग के बारे में अच्छा जानता हूँ, US के सुप्रीम कोर्ट के। इनफैक्ट मैं उनके आर्गूमेंट्स वगैरह भी सुनता हूँ। वहाँ भी बहुत मतलब डूबियस प्रोसेस है US में। बट चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसका जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है ना, ये जो पोजीशन है वो मोस्टली ब्लैक्स लोगों के पास है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक ब्लैक जज है। मेरा ऐसा मानना है कि आप रिक्वायर्ड नंबर में उनके रेशियो, पॉपुलेशन के रेशियो में यदि आप उनका परसेंटेज नहीं देंगे तो इक्का दुक्का जो आदमी होता है वो अपने ही कम्युनिटी के खिलाफ काम करता है। जैसे क्लैरेंस थॉमस अभी उनका जज
ब्लैक जज है, वो सेकंड ब्लैक जज है, पहले थुरगुड मार्शल बने थे। तो वो जो है हमेशा ब्लैक के अधिकारों के, मतलब थोड़ी वाहवाही के लिए नहीं, मतलब ये पहले ही डिसाइड होता है कि यदि ब्लैक की केस है तो क्लैरेंस थॉमस कौन से साइड में जाएंगे, ब्लैक के खिलाफ ही जाएंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि वो अकेला है, ब्लैक के फेवर में चला जाएगा तो ये सेंटीमेंट डेवलप होगा कि देखो ब्लैक है इसलिए ब्लैक के फेवर में चला गया, तो अपने आप को बचाना चाहते हैं। इसलिए ओबामा ने पूरे कार्यकाल में कभी ब्लैक वाले इश्यूज पर कभी बात नहीं 113 जजेस उन्होंने बनाए, 113 जजेस। अब तक यूएस में 1779 से अब तक 113 जजेस अपॉइंटमेंट हुए हैं। उन्होंने सिर्फ 2 जजेस को ब्लैक को बनाया है। अच्छा, एक जस्टिस कर्नन हमारे देश में हमने अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ एक दलित चीफ जस्टिस हुए, 12 अटॉर्नी जनरल हमने बनाए, एटलीस्ट 1000 तो हमने एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए होंगे आज तक, हर अलग अलग स्टेट्स में, और एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं है मेरी जानकारी में। अच्छा, यहाँ वो भी नहीं है। हाँ, मतलब तीन चीज़ों से जुडिशरी बनती है। पहली चीज़ ये है कि जजेस, दूसरी चीज़ ये है कि लॉ ऑफिसर्स जिसको अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल ये माना जाता है, और तीसरी चीज़ ये है कि लॉयर्स में भी लेयर्स है, जैसे सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट है ना, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, मैं सिर्फ एडवोकेट हूँ। तो आप देखेंगे कि उसमें सीनियर लॉयर्स में भी हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जजेस में तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट पिछले मतलब 1950 से हमने 12 या 13 अटॉर्नी जनरल हमने अपॉइंट किए, अब तक एक भी हमारा अटॉर्नी जनरल नहीं है, और 1000 से ज़्यादा एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए होंगे पूरे देश में, एक भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का नहीं है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जिस देश में आप कह रहे हैं ना कि आरक्षण ख़त्म हो और दलितों का बहुत उत्थान हो गया है, आपकी हकीकत है कि एक अटॉर्नी जनरल नहीं बना पाए, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए। एक सवाल और सर, कि जस्टिस कर्नल के बारे में कहा था कि उन्होंने बहुत सारे फैसले सुनाए हैं, उन्होंने 25,000 से ज़्यादा फैसले सुनाए उन्होंने, जो मेरी जानकारी हो सकता है वो गलत, तो आप क्रॉस चेक करेंगे। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी उन्हें टारगेट किया गया। मैं इसके ऊपर थोड़ा देख रहा था, तो जो मतलब सॉफ्टवेयर्स है जो जजमेंट्स बताते हैं, तो वो बता रहे हैं कि जस्टिस कर्नन के नाम पर 1725 जजमेंट रिपोर्टेड हैं, और इतने जजमेंट शायद बहुत 1725 रिपोर्टेड, मैं कह रहा हूँ रिपोर्टेड, जिसने कानून सेट किया है। मतलब रिपोर्टेड जजमेंट ऐसे होते हैं जो मतलब ट्रेंड सेटर्स होते हैं, हाँ ट्रेंड सेटर्स होते हैं, बट दैट फिगर में नॉट बी एग्जैक्ट, क्योंकि मैं बहुत डीप में जाकर उसका एनालिसिस नहीं किया। जैसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी मैंने देखा, तो उनसे ज़्यादा टेन्योर उन लोगों का हाई कोर्ट में रहा है, बट इतने जजमेंट उन्होंने पास नहीं किए थे जब तक हाई कोर्ट में वो रहे थे, तब तक सुप्रीम कोर्ट के आज वो लोग जज हैं। तो इनका टेन्योर तो खैर अभी बहुत कम पीरियड का है, और SC ST को जब भी मतलब जज बनाया जाता है तो सबसे 25,000 फैसले सुनाई, ये वाला मामला गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने 25,000 फैसले सुनाए होंगे, उन्होंने मुझे बताया कि 25,000 सुनाए उन्होंने, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड सेटर 1700 फैसले ऐसे हैं जिसको मतलब एक स्टडी के रूप में देखा जाएगा, देखा जा सकता है, बट आई एम नॉट मच श्योर ऑफ इट। मुझे जो फिगर मिल रहा है अभी वो 1725 का है। तो आप ये देखेंगे, मेरा दूसरा ये है कि मैं दूसरे एस्पेक्ट पर आना चाहता हूँ कि SC ST के जजेस जैसे बालाकृष्णन साहब को, जब वो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कई बार उनको सुपरसीड किया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए, मतलब काफ़ी लंबा समय तक उनको इंतज़ार करना पड़ा, अदरवाइज़ वो लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहते। बाद में जस्टिस के रामास्वामी साहब ने मुझे बोला कि वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, उन्होंने मुझे खुद बताया, पूना में मैं उनका होस्ट था, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तो सिक्किम में चीफ जस्टिस बनाकर भेज रहे थे। सिक्किम में आपको पता है, जस्टिस दिनकरन मुझे बता रहे थे कि महीना 2 महीना में एक केस फाइल होता है, तो उन्होंने मना कर दिया, और उनको कई बार सुपरसीड किया, जब तक पी शिवशंकर जब तक लॉ मिनिस्टर नहीं बने, और बी शंकरानंदा दूसरे लॉ मिनिस्टर थे, तो जब तक वो नहीं बने तब तक उनको नहीं बनाया गया। जैसे बालाकृष्णन साहब के बारे में आप देखेंगे कि बालाकृष्णन साहब और उस समय के जो प्रेसिडेंट साहब थे, नारायणन साहब,
नारायणन साहब और के जी बालाकृष्णन साहब के जो पिताजी थे वो वाईकॉम में क्लासमेट थे। तो उन्होंने देखा कि, और वो बहुत ही वाइब्रेंट इंसान थे, उन्होंने देखा कि SC/ST के किसी भी आदमी को जुडिशरी में नहीं लिया जा रहा है, जबकि आप SC/ST के केसेस में फैसले करते हैं, आप SC/ST के अधिकारों को रोक लगाते हैं या फिर उसको आज़ाद करते हैं उन लोगों को, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते हैं जिसमें इनके अधिकार इन्वॉल्व होते हैं और आप उनको नहीं लेते हैं। मतलब जो पूरी पार्लियामेंट है देश की 750, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है स्ट्रासबर्ग के बाद हमारे देश की। स्ट्रासबर्ग ही एक पार्लियामेंट है जो हमसे बड़ी है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्लियामेंट जहाँ पे हमारा ड्यू रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे हमारी बात होती है, उनके फैसले, उनके एक्ट, हमारे फेवर में जो एक्ट वो लोग बनाते, जैसे उन्होंने अमेंडमेंट किया था प्रमोशन रिजर्वेशन को लेकर वगैरह, बट सुप्रीम कोर्ट में जब आते हैं तो वो हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के बने कानूनों में भी संशोधन कर देता है, मतलब वो क्वालिफाइड कर देता है। जैसे अभी मतलब आप देखेंगे कि क्रीमी लेयर वाला इशू है, बाद में दूसरा इशू आप देखेंगे कि 5 साल में उसमें रिव्यू होना चाहिए आरक्षण का। तीसरा ये देखेंगे कि क्वांटिफिएबल डेटा जो नागराज जजमेंट में आया है ना, मतलब ये पार्लियामेंट ने कही वाली चीज़ें नहीं है कि आपके पास क्वांटिफिएबल डेटा होना चाहिए टू सपोर्ट, जबकि जज का काम होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उसको अपहेल करना है। लॉ जो कानून है उसको कोई अपने तरफ से वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता, वो कानून बना नहीं सकता, कानून जो बनी हुई है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इसमें मेरा ऐसा आरोप है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट ऑफ द जजेस SC/ST के प्रति प्रेजुडाइज है, या उनकी जब भी केसेस आती है इस तरह की, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो प्रेजुडाइज होकर उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं, क्योंकि कुछ केसेस मैं आपको बता सकता हूँ इस तरह की जिस पर इस तरह का हुआ है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम, जो संविधान के विशेषज्ञ भी हैं। और इस पूरे बातचीत को आप गंभीरता से सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम जिस देश में रह रहे हैं और पूरी दुनिया में जहाँ भी नेचुरल जस्टिस की बात होती है, एक्यूरेट जस्टिस की बात होती है, वहाँ कहा जाता है कि डाइवर्सिटी हो। और वहाँ चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ तमाम बातें, तमाम तरह के शोषण, तमाम तरह के विवाद जाति आधारित होते हैं, खाना पीना, उठना बैठना। लेकिन जैसे ही हम कोर्ट में जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, कोर्ट में जाते ही जातिवाद और जो प्रीजुडिस मेंटालिटी होती है वो ख़त्म हो जाता होगा। इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। और जिस तरह से जस्टिस कर्नन के आरोप हैं कि मेरे साथ दलित होने की वजह से भेदभाव हुआ और उन्हें SC/ST एक्ट में सज़ा सुनाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने उनको सज़ा सुनाई और एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं अभी भी चाहे वो न्यायपालिका हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, तमाम जगहों पर जब तक जातिगत डाइवर्सिटी नहीं आती है, जब तक उसमें हर जाति की भागीदारी तय नहीं होती है, तब तक इस तरह के विवाद जो है वो उठते रहेंगे। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।